हाशिम खान ने शोफर वाली सफेद वर्दी पहन ली और इमरान ने पुरानी पतलून जैकेट उतारकर सेठ अग्रवाल का रेशमी कुर्ता पाजामा पहन लिया। गले में सोने की जंजीर और उंगलियों में कीमती अंगूठियां भी पहनी। उसके बाद दोनों कोठड़ी की खिड़की में से निकलकर खुफिया कमीनगाह के अकबी जंगल में से गुजरने के बाद बड़ी सड़क पर आकर किसी टैक्सी का इंतजार करने लगे। विजयवाड़ा बहुत बड़ा शहर था। वहाँ शहर की तकरीबन हर सड़क पर टैक्सी वगैरह आसानी से मिल जाती थी। चुनाचे एक खाली टैक्सी देखकर हाशिम ने उसे इशारा किया। टैक्सी उनके करीब आकर रुक गई। हाशिम खान आगे ड्राइवर के साथ और इमरान पिछली नशिस्त पर बैठ गया। हाशिम ये जाहिर करना चाहता था कि ये मेरे बॉस सेठ साहब हैं और मैं इनका शोफर हूँ। हाशिम ने टैक्सी ड्राइवर को एक खास जगह पर चलने को कहा। उस जगह उसे फिल्म के नेगेटिव्स देने थे। कैमरे में से नेगेटिव निकालकर उसने एक छोटा सा रोल जेब में रख लिया। गाड़ी शहर के एक बारौनक इलाके में से गुजर रही थी। एक शॉपिंग प्लाजा की बुलंदोबारा इमारत के कोने में हाशिम ने गाड़ी रुकवाई और गर्दन मोड़कर इमरान से कहा, सेठ जी मैं 1 मिनट में आता हूँ। इमरान ने कहा, ज्यादा देर न लगाना। वो बोला, अभी आया सर। ये कहकर हाशिम खान गाड़ी से उतरकर शॉपिंग प्लाजा में दाखिल हो गया। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। वो फिल्म का नेगेटिव देने गया था जहां उनका एक खास काठियावाड़ी मुसलमान मुजाहिद था जिससे वो इस किस्म का राजदारी का काम करवाया करते थे। इमरान को उसने इसलिए सेठ साहब कहकर मुखातिब किया था कि टैक्सी ड्राइवर को किसी किस्म का शुबा न पड़े। नेगेटिव की फिल्म देखकर वो वापस आ गया और गाड़ी 5 स्टार होटल की तरफ रवाना हो गई। 5 स्टार होटल की पार्किंग में उनकी गाड़ी उसी तरह खड़ी थी। टैक्सी को उन्होंने होटल के बाहर ही छोड़ दिया। इमरान ने कहा, सिकंदर अली ऊपर कमरे में ही होगा, तुम यहाँ गाड़ी में ही रहो। मैं सिकंदर को नीचे भेज देता हूँ, तुम नीचे ही खाना खा लेना। इमरान ऊपर कमरे में आ गया। सिकंदर अली उसका इंतजार कर रहा था। इमरान को देखते ही बोला, सर मिशन कैसा रहा? इमरान ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा, हमें पाताल की निशानी वाले जहाज के तहखाने में से खुफिया कोड नंबर मिल गया है। अब खुदा करे कि यही कोड नंबर हो। सिकंदर ने पूछा, ये कैसे साबित होगा कि यही कोड नंबर असली कोड नंबर है? इमरान कहने लगा, हम ये नंबर यहाँ से बजरिया खुफिया फैक्स ऊपर अपनी हाई कमांड एजेंसी को भेज देंगे। इस कोड नंबर के साथ एटमी मटेरियल के सिलेंडरों के अपने सीरियल नंबर भी लिखे हुए थे। हम वो भी कोड नंबर के साथ ही भेजेंगे। उनकी मदद से हाई कमांड को फौरन इल्म हो जाएगा कि ये कोड नंबर असली है या नहीं। सिकंदर बोला, खुदा करे कि ये कोड नंबर असली हो। इमरान ने कहा, मेरा तजुर्बा कहता है कि ये नंबर असली ही है। बाकी अगर ये नकली नंबर निकला तो हमें एक बार फिर असली नंबर की तलाश का काम शुरू करना होगा। हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं और हम हिम्मत हारने की पोजीशन में भी नहीं हैं। इमरान ने नीचे सर्विस को फोन करके ऊपर खाना मंगवा लिया। वो दोनों मुजाहिद खाना खाने और बातें करने लगे। खाने के बाद वो कॉफी पी रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। इमरान ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से टेलीफोन ऑपरेटर की आवाज आई, सर आप सेठ अग्रवाल जी बोल रहे हैं? इमरान ने कहा, हाँ मैं ही GC अग्रवाल हूँ। ऑपरेटर ने कहा, सर आपसे रागनी मेहरा जी बात करेंगी। इमरान ने रिसीवर की माउथ पीस पर हाथ रख कर धीमी आवाज में सिकंदर से कहा, ये कमबख्त वही रात वाली देवदासी है। फिर उसने हाथ हटाकर ऑपरेटर से कहा, बात करवाओ। दूसरे लम्हे देवदासी रागनी मेहरा की आवाज आई, सर GC अग्रवाल जी बोल रहे हैं? इमरान ने कहा, जी हाँ रागनी जी, मैं अग्रवाल आपका सेवक बोल रहा हूँ। कहिए कैसे हमारी याद आ गई? रागनी मेहरा ने फिक्रामेज लहजे में कहा, सेठ जी हम तो आपको उसी दिन से याद कर रहे हैं जिस दिन आपके पहली बार दर्शन हुए थे। आप ही ने हमें भुला दिया है। इमरान ने भी तकल्लुफन कह दिया, अरे नहीं रागनी जी, हमने आपको कहाँ भुलाया है। उसने कांतीलाल का वो नाम लेकर जो रागनी को बताया था कहा, उनका क्या हाल है? महाशय जी कैसे हैं? इमरान ने कहा, बिल्कुल ठीक हैं। आपने पता नहीं उन पर क्या जादू कर दिया है कि आपको बहुत याद करते हैं। रागनी मेहरा ने कहा, हम तो सिर्फ आपको याद करते हैं। मैं आज रात फारिग हूँ, कहें तो मैं आ जाऊं? चाय के एक कप पर बातें करेंगे, कुछ अपना हाल सुनाएंगे, कुछ आपका हाल सुनेंगे। इमरान ने कहा, आज रात एक बिजनेस पार्टी के साथ अपॉइंटमेंट है। ऐसा करें आप अपना नंबर मुझे लिखवा दें। अगर पार्टी विजयवाड़ा की फ्लाइट न पकड़ सकी तो मैं आपको बुलवा लूंगा। रागनी ने कहा, मेरा नंबर लिख लीजिए। और रागनी मेहरा ने अपना नंबर इमरान को लिखवा दिया। उसके बाद फोन बंद करके इमरान ने सिकंदर अली से कहा, इस मुसीबत से भला मैं कैसे मिल सकता हूँ? सिकंदर कुछ सोचते हुए बोला, सर मुझे इस औरत पर कुछ शक सा पड़ गया है। इमरान ने पूछा, क्या मतलब? सिकंदर बोला, इस किस्म के पेशे से जो औरतें वाबस्ता होती हैं वो सिर्फ एक रात के लिए दोस्त बनने वालों को बाद में कभी इस तरह याद नहीं किया करती। इस औरत ने आपको और कांतीलाल को याद ही नहीं रखा बल्कि टेलीफोन करके दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। आमतौर पर ऐसी औरतें इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करती।
इस तरह से उनके बिजनेस में फर्क पड़ जाता है। ये औरतें तो अपने मिलने वालों के आतिश शौक को इस तरह भड़काती हैं कि वो खुद उनको फोन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस औरत रागिनी मेहरा के दिल में कुछ और ही है। इमरान हंस पड़ा, बोला, अरे सिकंदर भाई, तुम अभी नौजवान हो, तुम्हें इस किस्म के मामलात का उतना तजुर्बा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, इन औरतों का तो कारोबार ही यही है। वैसे तुम्हारा तजस्सुस देखकर मुझे खुशी हुई है। तुम्हें रागिनी पर इतना शक व शुबा करते देखकर मुझे अच्छा लगा। एक कमांडो बल के खास तौर पर एक जासूस दूसरे पर जिस कदर शक करे वो उतनी ही तरक्की करता है। रागिनी मेहरा को भूल जाओ। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं, मुझसे सीनियर हैं, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो। इमरान ने कहा, चलो मुझे चाय की एक और प्याली बना दो, आज चाय बड़ी ताजा थी। सिकंदर अली चाय बना रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान समझ गया कि ये मुराद खान ही है, क्योंकि वो हमेशा दरवाजे पर 3 बार दस्तक ही देता था, घंटी कभी न बजाता था। उसने सिकंदर से कहा, चाय बाद में बनाओ, पहले दरवाजा खोलो, मुराद खान आ गया है। सिकंदर ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। मुराद खान गुजरात काठियावाड़ के कारोबारी सेठों के लिबास में दाखिल हुआ। सिकंदर ने दरवाजा बंद किया तो मुराद खान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा ब्रीफकेस कॉफी टेबल पर रख दिया और सिकंदर से कहा, अब कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहा, मैं काउंटर पर भी कह देता हूँ कि मुझसे मिलने कोई आए या कोई टेलीफोन कॉल आए तो उसे लेटर ऑन कर दें, मैं एक जरूरी कारोबारी मीटिंग में हूँ। इमरान ने फोन पर नीचे ये पैगाम दे दिया। इस दौरान मुराद खान ने ब्रीफकेस के एक खाने से फिल्म के नेगेटिव की बड़ी इनलार्ज की हुई फोटो निकालकर मेज पर रख दी। मुराद खान बोला, हमारे दोस्त ने बड़े अच्छे प्रिंट निकाले हैं, ये देखो, मैंने इसको दरमियानी साइज पर बड़ा भी करवा लिया है। इसकी 6 कॉपियां निकलवाई हैं, 3 कॉपियां हम अपने पास रखेंगे और 3 ऊपर हाई कमांड को भिजवा देंगे। इमरान कहने लगा, क्या हम इसे हाई कमांड को बजरिया फैक्स नहीं भेज सकते? मेरा ख्याल है फैक्स का तरीका महफूज रहेगा। मुराद खान बोला, ये मटेरियल बजरिया फैक्स भेजने का मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। फैक्स के सिग्नल्स की चोरी हो सकती है। भारत की खुफिया एजेंसियां फैक्स सिग्नल्स को चेक कर सकती हैं। ये हमारा एक खास आदमी खुद लेकर जाएगा। फिर वो तस्वीरों को देखने लगा। बिल्कुल असल के मुताबिक थी, बल्कि असल के मुकाबले में ज्यादा साफ और वाज़ेह थी। इमरान ने पूछा, इसके नेगेटिव की हमें सख्त हिफाजत करनी होगी। मुराद खान बोला, नेगेटिव हमारे फोटोग्राफर मुजाहिद के पास हमेशा महफूज रहेगा। हम 10 साल के बाद भी उसको तलब करेंगे तो हमें मिल जाएगा। सिकंदर ने मुराद खान के लिए भी चाय बना दी। मुराद खान ने सारी तस्वीरें लिफाफे में डालकर अपने ब्रीफ केस के खुफिया खाने में संभाल कर रख ली। इमरान ने मुराद खान से कहा, मैं और सिकंदर अली यही बातें कर रहे थे कि खुदा करे ये कोड नंबर वही कोड नंबर हो जो हमारी हाई कमांड को मतलब है। मेरा ख्याल है इस नक्शे में जो एटमी मटेरियल सिलेंडरों के आगे उनके कीमियावी तज्जिए के नंबर लिखे हुए हैं, उनकी मदद से कमांड को फौरन इल्म हो जाएगा कि ये कोड नंबर असली कोड नंबर हैं या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है मुराद खान? मुराद खान कहने लगा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है। नक्शे में जो सिलेंडरों के नंबर शुमार के बाद हिंद से लिखे हुए हैं वो उन सिलेंडरों में मौजूद एटमी मटेरियल के कीमियावी तजर्बे के नंबर हैं। उनकी मदद से हमारे साइंसदानों को फौरन पता चल जाएगा कि वो कोड नंबर जो नक्शे के नीचे लिखा हुआ है सही है या नकली नंबर है। अगर सिलेंडरों पर कीमियावी नंबर न लिखे होते तो हमारे हाई कमांड के साइंसदानों को दिक्कत पेश आती। अब उनका काम आसान हो जाएगा। इमरान ने पूछा, हमें इसका इल्म कब तक हो जाएगा कि ये खुफिया कोड नंबर असली हैं या नहीं? जब तक हमें इस नंबर की हकीकत मालूम नहीं हो जाती हम अपने मिशन का आखिरी और सबसे अहम तरीन मरहला यानी पुराने लाइट हाउस की ज़ेरे ज़मीन लेबोरेटरी को उड़ाने का ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। मुराद खान चाय का घूंट पीने के बाद बोला, इस काम में कुछ नहीं तो 1 हफ्ता जरूर लग जाएगा। हमारा जो आदमी ये फोटोकॉपी लेकर जाएगा उसे कहीं हवाई जहाज से, कहीं ट्रेन से और कहीं दुश्वार गुजार जंगलाती रास्तों पर पैदल सफर करना पड़ेगा। बहरहाल ये 1 हफ्ता तो हमें बहर सूरत इंतजार करना ही पड़ेगा। ये दुआ करो एटमी मटेरियल का ये कोड नंबर असली हो। उसके बाद पाकिस्तान भी भारत के नए एटमी हथियार का तोड़ दरियाफ्त करने के काबिल हो जाएगा। सिकंदर ने कहा, अगर ये कोड नंबर असली निकल आता है तो हमारा मुल्क तो भारत के नए हथियार का दंदान शिकन जवाब दे सकेगा। फिर पुराने लाइट हाउस वाली लेबोरेटरी को तबाह करने की क्या जरूरत है? भारत अगर नया एटमी रॉकेट इजाद करता है तो उसे करने दें, हमारे पास तो उसका तोड़ मौजूद होगा। और ये बात भारत की खुफिया एजेंसी मालूम करेगी कि पाकिस्तान ने उनके नए हथियार का तोड़ दरियाफ्त कर लिया है। और ये मालूम हो जाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कभी ये एटमी रॉकेट इस्तेमाल नहीं करेगा। मुराद खान ने कहा, उसूली तौर पर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन भारत को मालूम हो भी गया कि पाकिस्तान ने उसके एटमी रॉकेट का तोड़ दरियाफ्त कर लिया है तो फिर भी वो ये एटमी रॉकेट जरूर बनाएगा। लाइट हाउस वाली लेबोरेटरी को तबाह करने का फायदा ये होगा कि इस तबाही के साथ ही फ्रांस से मंगवाए गए एटमी मटेरियल के सारे सिलेंडर भी भस्म हो जाएंगे और भारत का नए एटमी रॉकेट की तैयारी का काम कम से कम 2-3 बरस के लिए खटाई में पड़ जाएगा।
यानी वो कम से कम 2 बरस तक तो ये एटमी रॉकेट दोबारा तैयार नहीं कर सकेगा। और आज के जदीद साइंसी दौर में एटमी असलहे की तैयारी में 2 साल का वक्फा पड़ना कोई मामूली बात नहीं होती। इस दौरान दूसरा मुल्क एटमी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल सकता है। इमरान ने सिकंदर को मुखातिब करते हुए कहा, अब तुम समझ गए होगे कि खुफिया कोड नंबर मालूम करने के अलावा पुराने लाइट हाउस को उड़ाना किस कदर जरूरी है। मुराद खान ने कांतिलाल के बारे में सिकंदर से पूछा कि उनकी अदम मौजूदगी में कांतिलाल का कोई फोन आया था या नहीं, जिसके जवाब में इमरान ने कहा, उसका तो फोन नहीं आया था, मगर उसकी देवदासी रागनी मेहरा का थोड़ी देर हुई आया था। मुराद खान ने किसी कदर ताज्जुब से पूछा, उसने किस सिलसिले में फोन किया था? इमरान ने जवाब दिया, अपने दोस्त कांतिलाल का पूछ रही थी। जब मैंने उसे कहा कि वो तो यहाँ नहीं है तो कहने लगी, सेठ जी आप तो हैं, क्या मैं शाम को आ जाऊं? मुराद खान ने पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? इमरान ने कहा, यही कि एक बिजनेस पार्टी मुझसे मिलने शाम को आ रही है, मैं नहीं मिल सकता। सिकंदर कहने लगा, सर मुझे तो ये औरत कुछ मशकूक लगती है। इमरान ने सिकंदर अली की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सिकंदर का ख्याल है कि इस औरत का ताल्लुक मुमकिन है भारत की किसी खुफिया एजेंसी से हो। मुराद खान बोला, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जिस आदमी के लिए हमने रागनी मेहरा को यहाँ भिजवाया था उसके कहने के मुताबिक रागनी मेहरा एक मुद्दत से इस धंधे से वाबस्ता है। लेकिन बहरहाल इस औरत से खबरदार रहने की जरूरत है। इमरान कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि अब हमें होटल छोड़ देना चाहिए, हमारा अब यहाँ कोई काम नहीं। मुराद खान बोला, मैं समझता हूँ कि जब तक अपने हाई कमांड की तरफ से खुफिया कोड नंबर की तस्दीक नहीं हो जाती तुम्हें होटल में ही कयाम करना चाहिए, ताकि तुम्हें कांतिलाल की सरगर्मियों के बारे में इल्म होता रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुम्हें फोन जरूर करेगा। उसे आला तरीन शराब और रागनी मेहरा जैसी देवदासी के दर्शन सिर्फ इसी सूरत में हो सकते हैं। सिकंदर ने कहा, खुफिया कोड हमारे हाथ आ चुका है, अब हमें कांतिलाल की सरगर्मियों पर नजर रखने की क्या जरूरत है? इमरान बोला, सिकंदर का ख्याल दुरुस्त है मुराद खान, ऐसी बात भी नहीं है कि कांतिलाल को किसी किस्म का शक व शुबा हो, क्योंकि हमने तबाहशुदा जहाज में ऐसी कोई शहादत या निशानी नहीं छोड़ी जिससे कांतिलाल को ये शक पड़े कि उसके खुफिया कोड वाले अटैची केस को किसी ने खोल कर देखा होगा। मुराद खान तफक्कुराना अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। कहने लगा, ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, उसके बावजूद हमें उस कांतिलाल पर निगाह रखनी होगी। जब तक कि हाई कमांड तस्दीक नहीं कर देता हमारा कोड नंबर बिल्कुल सही पाया गया है। इमरान खान ये कहकर खामोश हो गया, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुराद खान ने कहा, हमारा कौन सा यहाँ खर्चा हो रहा है, हम तो सारा काम जाली करेंसी से कर रहे हैं। जहाँ इतने दिन बैठे हैं वहाँ 2-4 दिन और बैठे रहो, जैसे ही ऊपर से हुक्म हुआ हम बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से गायब हो जाएंगे। मुराद खान मजीद थोड़ी देर बैठकर इमरान से बातें करता रहा। उसके बाद बोला, अब मैं जाता हूँ, कल किसी वक्त चक्कर लगाऊंगा। आज रात एक खास आदमी के हाथ फोटोकॉपी देकर उसे भी खुफिया तौर पर रवाना करना है। इस दौरान अगर कांतिलाल का कोई फोन आया तो मुझे हाशिम के जरिए इत्तला कर देना। मुराद खान चला गया। इमरान ने सिकंदर से कहा, मेरा ख्याल है मैं कुछ देर आराम कर लूं, तुम यहीं बैठे रहना। कांतिलाल का कोई फोन आया तो मुझे जगा देना। उसके बाद इमरान बेडरूम में जाकर लेट गया। वो शाम तक सोया रहा। उसकी आंख खुली तो ड्राइंग रूम में से टेलीविजन पर गाने के प्रोग्राम की आवाज आ रही थी। वो उठकर बेडरूम में आ गया। सिकंदर सोफे पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था। इमरान को देखकर उसने अखबार एक तरफ रख दिया। इमरान ने पूछा, कांतिलाल का फोन नहीं आया था? सिकंदर ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। इमरान सोफे पर बैठ गया। सिकंदर कहने लगा, मेरा ख्याल है मैं मुराद खान की तरफ एक चक्कर लगाऊं। इमरान ने कहा, जरूर जाओ, मैं होटल में ही हूँ। सिकंदर बोला, मैं गाड़ी ले जाऊंगा, हाशिम खान भी मेरे साथ होगा। इमरान ने कहा, ठीक है, ज्यादा देर न लगाना। सिकंदर अली चला गया। उस वक्त शाम हो चुकी थी। इमरान कुछ देर तक अखबार पढ़ता रहा, फिर उसने चाय मंगवा ली और टीवी पर प्रोग्राम देखने लगा। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से देवदासी रागनी मेहरा की आवाज आई, हेलो सेठ जी, नमस्कार। इमरान ने उसकी आवाज पहचान ली, बोला, नमस्कार। रागनी मेहरा ने कहा, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? इमरान ने यूं ही कह दिया, चाय पी रहा हूँ। रागनी ने हंसकर पूछा, किसके पास बैठकर चाय पी रहे हैं? इमरान ने कहा, अपने साथ ही बैठा हूँ। वो बोली, चाय तो मैं भी पीऊंगी, मैं आ रही हूँ। इमरान कोई बहाना बनाने ही वाला था कि रागनी ने फोन बंद कर दिया। 5 मिनट के बाद दरवाजे की घंटी बजी। इमरान ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने रागनी खड़ी थी। उसमें मामूल वो खूबसूरत और नीम उरिया लिबास में थी। उसने इमरान के गाल पर बोसा दिया और कहने लगी, मैं इधर से गुजर रही थी कि आपसे मिलने को बहुत दिल चाहा, काउंटर से फोन किया और अब आपके सामने बैठी हूँ। इमरान को उसका आना नागवार गुजरा था, मगर उसने जाहिर न होने दिया। उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। रागनी ने बड़ा गहरा मेकअप किया हुआ था, खूब परफ्यूम लगा रखा था। इमरान ने रिमोट का बटन दबाकर टीवी बंद कर दिया और कहने लगा, जगदीश रॉय जी तो उस दिन से गायब हैं, वैसे 1-2 बार फोन करके तुम्हारा पूछ लिया था। इमरान ने रागनी मेहरा को कांतिलाल का यही नाम बताया था।
रागिनी ने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, जगदीश जी की बात न करें, इस वक्त तो मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। और वो इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इमरान ने कहा, अरे देवी जी, हम तो ब्रह्मचारी किस्म के लोग हैं, हमसे मिलकर क्या करेंगे। वो बोली, मुझे तो आप में ब्रह्मचारियों वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। इमरान किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन लगता था कि वो काफी देर तक बैठने के लिए आई है। इमरान ने बेदिली से यूं ही तकल्लुफन पूछा, तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? रागिनी मेहरा ने एक खास अदा के साथ गर्दन एक तरफ करके कहा, मंगवा लीजिए चाय। वैसे ये वक्त तो देवी देवताओं के सोमरस पीने का है। इमरान ने कहा, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं ये चीज बिल्कुल नहीं पीता। उसने सर्विस को फोन करके चाय का ऑर्डर दे दिया। रागिनी मेहरा इधर उधर की बातें करती रही, फिर गहरा सांस लेने के बाद बोली, सेठ जी, आप मेरे मेहरबान हैं, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। इमरान ने कहा, भाई तुम्हारी सेवा तो हमारा फर्ज है। कुछ देर के बाद चाय आ गई। रागिनी चाय बनाते हुए कहने लगी, आपका विजयवाड़ा में अभी और कितने दिन ठहरने का प्रोग्राम है? इमरान ने कहा, बिजनेस के सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टियों से मिल रहा हूँ, हो सकता है अभी कुछ दिन और लग जाएं। रागिनी कहने लगी, दरअसल मैं आपको अपने यहाँ डिनर देना चाहती थी। मेरी सहेलियां आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा करते हैं, आप कल रात का खाना मेरे साथ खाएं। फिक्र न करें, मैं आपको सोमरस बिल्कुल नहीं पिलाऊंगी। इमरान ने फौरन कहा, रागिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कल मेरे पास एक पार्टी आ रही है, उनको टाइम दिया हुआ है। रागिनी बोली, तो फिर परसों शाम का वक्त रख लेते हैं। इमरान ने कहा, आई एम सॉरी रागिनी जी, बात असल में यह है कि मैं ये सारा हफ्ता बहुत ही मसरूफ हूँ। आप ऐसा करें, अगले हफ्ते कोई भी दिन रख लें, अगले हफ्ते मैं बिल्कुल फारिग हूँ। रागिनी मायूसी से बोली, ठीक है अग्रवाल जी, अगले हफ्ते सही, लेकिन अगले हफ्ते मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। इमरान ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रागिनी ने इमरान के बिजनेस के बारे में बातें शुरू कर दी। कहने लगी, अग्रवाल जी, विजयवाड़ा में आपके बिजनेस का काफी स्कोप है। यहाँ आपने ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया तो आपको बहुत फायदा होगा। इमरान बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल एक पार्टी इस सिलसिले में आ रही है, अगर उनसे बिजनेस तय हो गया तो काम शुरू कर देंगे। रागिनी ने अचानक मौजू बदल कर पूछा, अग्रवाल जी, आप अमृतसर के रहने वाले हैं ना? इमरान ने कहा, बिल्कुल अमृतसर का ही रहने वाला हूँ। क्यों, तुम्हें कोई शक है? रागिनी हंस पड़ी, बोली, नहीं नहीं सेठ जी, मुझे भला क्यों शक होने लगा? मैंने तो इसलिए पूछा है कि मैं भी अमृतसर की रहने वाली हूँ। इमरान ने खुश होकर कहा, अच्छा। रागिनी ने कहा, जी हाँ, हमारा पुराना घर बाजार दर्शनी ड्योड़ी में था। आपका मकान किस मोहल्ले में है? इमरान को अमृतसर के चंद एक मोहल्लों के नाम याद थे। उसके जहन में एक मोहल्ले का नाम आया। उसने कह दिया, हमारा घर सिंहपुरे में है। अमृतसर में क़याम पाकिस्तान से पहले शहर के मशरिक में कंपनी बाग के करीब अमृतसरी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी, जिसका नाम शरीफपुरा था। जब पाकिस्तान बनने के बाद शरीफपुरे के सारे मुसलमान अमृतसर के दूसरे मुसलमानों के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, तो शरीफपुरे में सिख शरणार्थी आबाद हो गए और उन्होंने उसका नाम सिंहपुरा रख दिया। इमरान ने ये सब कुछ सुन रखा था। रागिनी ने खुश होकर कहा, अरे वाह, सिंहपुरा के रानी बाजार में तो मेरी बड़ी बहन का मकान भी है। आपका घर सिंहपुरे के कौन से बाजार में है? इमरान को भी रानी बाजार का नाम याद था, दूसरे किसी बाजार का नाम याद नहीं था। इतना उसे मालूम था कि शरीफपुरे के पीछे से रेलवे लाइन गुजरती थी। उसने कह दिया, बाजार का नाम बड़ा अजीब सा था, मुसलमानों वाला नाम था। इतना याद है कि हमारे घर के पीछे से रेलगाड़ियां गुजरती हैं। असल में मुझे अमृतसर से निकले हुए कई साल हो गए हैं। मैं ज्यादातर दिल्ली और कानपुर में ही रहता हूँ। इन दोनों जगहों पर हमारे ऑफिसेज हैं। रागिनी कहने लगी, यहाँ आप कौन सी बिजनेस पार्टी से मामले तय कर रहे हैं? इससे इमरान को शक हुआ कि ये औरत उसके कारोबार के बारे में इतना कुरेद कर क्यों पूछ रही है। उसने कहा, मुझसे इस पार्टी की फोन पर ही बात हुई है, कल पता चलेगा कि ये पार्टी कैसी है। मगर रागिनी जी, आप क्यों पूछ रही हैं? क्या आप भी कोई बिजनेस करना चाहती हैं? रागिनी हल्का सा कहकहा लगाकर हंस पड़ी। कहने लगी, अरे नहीं सेठ जी, मैं जो बिजनेस कर रही हूँ मेरे लिए वही काफी है। फिर वो उठ खड़ी हुई, कहने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैं परसों आपको फोन करूंगी। अगले हफ्ते मेरे यहाँ डिनर पर आने की आपको कोई डेट जरूर देनी होगी और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। इमरान भी उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अरे नहीं श्रीमती जी, अगले हफ्ते मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। रागिनी मेहरा ने आगे बढ़कर इमरान के रुखसार पर हल्का सा बोसा दिया और बाय बाय करती कमरे से निकल गई। इमरान ने दरवाजा बंद कर दिया और सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि ये औरत क्यों आई थी और उसके बिजनेस के बारे में इतना कुरेद कर क्यों पूछ रही थी। बहरहाल उसे मालूम था कि उसे रागिनी से नहीं मिलना, क्योंकि 3-4 दिनों के बाद वो होटल छोड़ रहा था। रागिनी के जाने के कोई 1 घंटे के बाद सिकंदर आ गया। उसने आते ही इमरान से पूछा, वो देवदासी आई थी? इमरान ने कहा, हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सिकंदर इमरान के सामने बैठ गया। कहने लगा, मुझे काउंटर गर्ल ने बताया है। मैंने ऊपर आते ही यूं ही काउंटर गर्ल से पूछ लिया कि जीसी अग्रवाल जी से मिलने कोई पार्टी तो नहीं आई या किसी पार्टी का फोन तो नहीं आया। ये मैं कभी कभी ऊपर आते वक्त काउंटर पर पूछ लिया करता हूँ।
मुझे काउंटर गर्ल ने बताया कि मिस रागिनी मेहरा सेठ साहब से मिलने आई थी। मैंने पूछ लिया क्या वो अकेली थी। इस पर काउंटर गर्ल ने बताया कि उसके साथ एक आदमी भी था जो नीचे होटल की लॉबी में बैठ रहा था, और जब रागिनी जी सेठ साहब से मिलकर वापस आई थी तो दोनों कुछ देर लॉबी में बैठे आपस में बातें करते रहे और फिर उठकर चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।